हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं स्टील स्ट्रक्चर के शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए स्टील सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको सिर्फ स्टील के अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी इस लेक्चर में आपको मिलते हैं उनको आप नोट डाउन करें और आपका सब्जेक्ट इस सीरीज से कंप्लीट होते ही कवर अप हो जाएगा। अगर आपको रिवीजन में भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो एईसी प्लस एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच अवेलेबल है, जहां पर आपको मिलेगा 200 से भी अधिक आवर्स के लेक्चर मॉड्यूल, 3000 से अधिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस, साथ में 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज एंड जो पीडीएफ होंगे आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि लेटर स्टेज पे आप रिवाइज कर पाए। सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 3। और हम यहां पर क्वेश्चन करेंगे डिजाइन ऑफ कनेक्शन से। कनेक्शंस पर मैंने ज्यादा क्वेश्चन रखे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टील स्ट्रक्चर का और यहीं से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द लोड लाइन कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द रिवेट ग्रुप द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू। देखो, लोड लाइन कोइंसाइड्स विद द सीजी ऑफ द ग्रुप, सेंट्रोइड ऑफ द ग्रुप, इसका मतलब है कि जो कनेक्शन है यहां पर वो कोसेंट्रिक कनेक्शन है, कोसेंट्रिक कनेक्शन। और जब कोसेंट्रिक कनेक्शन है, क्योंकि आपका जो लोड का सीजी है वो कनेक्टर ग्रुप के सीजी से पास हो रहा है, मतलब कनेक्शन जो है वो इस प्रकार से कुछ है कि यहां पर हमारे पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और इसमें यहां पर ऐसे रिवेट्स लगे हुए हैं और रिवेट ग्रुप का या बोल्ट ग्रुप का सीजी जहां है, इन सब का जहां सीजी है वहीं से आपका लोड का लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक कनेक्शन। और कोसेंट्रिक कनेक्शन में जो हमारे पास रिवेट्स होते हैं इनमें आता है एक तो शियरिंग और दूसरा जो एक्शन आता है वो आता है बियरिंग एक्शन। क्लियर? अगर मान लीजिए आपका लोड का सीजी कनेक्टर ग्रुप के सीजी से पास नहीं होता तो ऐसे कनेक्शन को हम बच्चों बोलते हैं इसेंट्रिक कनेक्शन। अच्छा, इसेंट्रिक कनेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन प्लेन इसेंट्रिक और एक होता है आउट प्लेन इसेंट्रिक। इन प्लेन इसेंट्रिक का मतलब होता है लोड का प्लेन और कनेक्शन का प्लेन एक ही है, और आउट प्लेन का मतलब है लोड का प्लेन कनेक्शन का प्लेन अलग है। यहां पे रिवेट के अंदर शियरिंग स्ट्रेस आते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, और यहां पे रिवेट्स के अंदर शियरिंग स्ट्रेस आते हैं और साथ में बेंडिंग स्ट्रेस आते हैं, मतलब बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग कंप्रेशन और साथ में शियरिंग। और इसमें शियरिंग आता है, एक तो डायरेक्ट शियरिंग आता है यहां पर और साथ में एक और टॉर्शन वाला शियरिंग आता है, मतलब इनडायरेक्ट शियर एंड डायरेक्ट शियर आता है इन प्लेन में, और आउट प्लेन में आता है शियरिंग स्ट्रेस साथ में बेंडिंग टेंशन एंड कंप्रेशन। अभी बात चल रही कोसेंट्रिक कनेक्शन की, तो रिवेट्स में क्या आएगा? शियरिंग एंड बियरिंग और बेंडिंग भी आता है, बट ये बोल रहा है शियरिंग ओनली। सही बात है, ओनली तो नहीं बोल सकते, बियरिंग भी आता है। एक ऑप्शन बोला टेंशन ओनली, ये तो नहीं आता है, टेंशन तभी आता है जब आउट प्लेन केस हो। बेंडिंग भी होता है बट बेंडिंग उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, बेंडिंग तभी आता है जब लैब ज्वाइंट हो, बट ज्वाइंट में बेंडिंग नहीं आएगा। सो हम हर बार के लिए बेंडिंग नहीं बोल सकते। ऑप्शन में बोला है खाली बेंडिंग, तो गलत है क्योंकि मेन तो शियरिंग है। एक बोला है शियर एज वेल एज टेंशन, शियर एज वेल एज क्रशिंग या बियरिंग होता तो वो करेक्ट होता, बट अभी के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट इज एन एंगल ISA 50/50/6 इज कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट 5 mm थिक। डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से क्या होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो हमारे पास यहां पर एक एंगल सेक्शन है और ये एंगल सेक्शन इस प्रकार से है। एंगल सेक्शन का डायमेंशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कनेक्टेड टू द गसेट प्लेट 5 mm थिक, मतलब इसकी थिकनेस है 5 mm विथ 16 mm बोल्ट्स। बहुत सारे बोल्ट लगे, 16 mm के बोल्ट लगे, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। व्हाट इज द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट व्हेन द होल डायमीटर इज 16 mm। क्वेश्चन में मेन स्टील के जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहां पर ध्यान रखना है, होल डायमीटर अगर क्वेश्चन में दे दिया तो आपको उसको लेके चलना है। तो होल डायमीटर, यहां पे बोल्ट का डायमीटर भी 16 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, होल डायमीटर आप कितना लेंगे? होल डायमीटर आप यहां पर ले लेंगे
16 प्लस 2 18 कर देंगे। एंड दी अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस, अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक और यहां पे लूप है कि बोल्ट में एलएसएम मेथड लगती है, बट ये अलाउबल बोला है, मतलब इसको डब्ल्यूएसएम से करना है, मतलब इसने आपको सिग्मा बीपी दे दिया है। परमिसिबल बियरिंग कितना दे दिया है इसने, 250 मेगापास्कल। तो ये हो गया 250 मेगापास्कल परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। अब क्या करना है, यहां पे ऐसे कुछ बोल्ट लगे हुए हैं। अब अभी हमें बोल्ट के नंबर की इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। इसने बोला है बोल्ट्स, तो ये भी कंफर्म एक से ज्यादा बोल्ट होंगे। जब तक नहीं पता हो तो हम बियरिंग स्ट्रेंथ जो होता है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बोल्ट इनटू डब्ल्यूएसएम लगाना पड़ेगा, अलाउबल वर्ड है, तो ये होता है 5 डैश इंटू टी मिनिमम और इनटू यहां पर होता है सिग्मा बीपी। नंबर ऑफ बोल्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम 1 मान लेंगे इन द एब्सेंस ऑफ द डेटा। 5 डैश हमें दे रखा है 16 ही लेना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, होल डायमीटर 16 मानना है, वरना आप 18 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो टी मिनिमम इसकी थिकनेस है 5 और एंगल सेक्शन की थिकनेस है 6, इसकी थिकनेस है 6, तो इनमें से कम कौन है 5 mm और इंटू सिग्मा बीपी इज 250। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1250 इंटू 16, दिस इज 20 किलो न्यूटन, 1000 का डिवाइड कर देंगे 20 किलो न्यूटन आंसर आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 20 किलो न्यूटन। फॉर दी वेल्डेड जॉइंट इज शोन इन दी फिगर, हमें एक वेल्डेड जॉइंट दे रखा है इस डायग्राम में। द डायरेक्ट वर्टिकल शियर स्ट्रेस, ये फिलेट वेल्ड वाला केस है, आउट प्लेन केस है। दिस इज व्हाट, दिस इज आउट प्लेन वेल्डेड केस, और इसमें दो तरफ वेल्ड हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये फिलेट वेल्ड वाला केस है, फिलेट वेल्ड वाला केस है। डायरेक्ट वर्टिकल शियर स्ट्रेस मतलब एफएसएस से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वो 40 मेगापास्कल हो गया। साथ में द बेंडिंग स्ट्रेस एफबीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो गया 120 मेगापास्कल। यहां पर इन्होंने वेल्ड के बारे में कुछ नहीं बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितनी होगी, मतलब आपका वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। देखो वेल्ड की जो स्ट्रेंथ पूछी है वो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, रिजल्टेंट स्ट्रेस से। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस का भी आप जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि रिजल्टेंट स्ट्रेस में क्या है। अगर ये क्वेश्चन बट वेल्ड वाला होता तो यहां पे जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एफ एस एस का स्क्वायर प्लस एफ बी एस का स्क्वायर, 1 टाइम एफ एस एस का स्क्वायर एफ बी एस का स्क्वायर, चाहे डब्ल्यू एस एम हो चाहे एल एस एम, दोनों मेथड में यही फॉर्मूला है। वहीं पे क्या है, जो फिलेट वेल्ड वाला केस है जो कि डायग्राम में दिख रहा है, बट वेल्ड में वेल्ड एक ही होता है, यहां दो वेल्ड मिल रहे हैं, मतलब ये फिलेट वेल्ड वाला केस है। और इसमें फिलेट वेल्ड में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो होता है अंडर रूट 3 टाइम एफ एस एस का स्क्वायर प्लस एफ बी एस का स्क्वायर, बट ये फॉर्मूला होता है एलएसएम में, और डब्ल्यू एस एम में उसी का फॉर्मूला है एफ एस एस का स्क्वायर प्लस एफ बी एस का स्क्वायर, ये है डब्ल्यू एस एम के अंदर। अभी इन्होंने मेथड नहीं दिया है, ठीक है, एज पर आईएएस कोड 800 2007 ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम पहले जब भी क्वेश्चन आए इसमें आप इससे ट्राई करना, क्योंकि हम एलएसएम को लगाएंगे जो रिसेंट मेथड है, उस अकॉर्डिंग अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो वो कितना हो जाएगा 3 इंटू एफ एस एस का स्क्वायर 40 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। इससे चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है, 3 इंटू 40 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर अंडर रूट द आंसर 138.56। अब 138.56 क्या ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में तो नहीं है 138.56, इतना रिजल्टेंट आ रहा है। मतलब हो सकता है क्वेश्चन ये फिलेट वेल्ड वाला हो बट एलएसएम से ना करना हो, तो अब हम डब्ल्यूएसएम से चेक करते हैं क्या उससे ऑप्शन मैच हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर इससे जो ज्यादा आंसर होगा, जैसे 138 से बड़ा 160, फिर डी को ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि ये डायग्राम तो फिलेट वेल्ड का दे रखा है। अब अगर बट वेल्ड की बात है तो सिर्फ हम यहां पे करेंगे 40 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं 120 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दिस विल बी
126.49, 126.49। अब 126.49 तो इसके आसपास कौन सा आंसर दिख रहा है हमें? 40 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, 126.449, मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ है नियर अबाउट वो 122 मेगापास्कल हो जाती है। इसके आसपास यही ऑप्शन हमें दिख रहा है, 122 मेगापास्कल। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो स्ट्रेंथ है वो 122 होनी चाहिए। नेक्स्ट है अ फिलेट वेल्डेड जॉइंट इज शोन इन द फिगर, द साइज ऑफ द वेल्ड इज 8 mm। ठीक है, साइज हो गई 8 mm। द सेव स्ट्रेस इन द वेल्ड, जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो हो गया 110 मेगापास्कल। आगे, व्हाट इज द सेफ फोर्स टू द नियरेस्ट मैग्नीट्यूड टू विच द वेल्ड कैन बी सब्जेक्टेड टू। सेफ फोर्स पूछा है, तो सेफ फोर्स अगर हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, ये जो आपका सेफ लोड मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, और वेल्ड की स्ट्रेंथ होती है इफेक्टिव लेंथ इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। इफेक्टिव लेंथ कितनी है? यहां पे लेंथ है 80 प्लस 60 और प्लस 80, तो 80 कितना हो गया? 160 प्लस 60 220, तो 220 इंटू 0.7 इंटू साइज है 8 mm इंटू परमिसिबल है 110। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है 135.52, 135.52 किलो न्यूटन, 135.52 किलो न्यूटन। तो 135 डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, तो इतना सेफ फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, इतना ही मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं। एक सर्कुलर शाफ्ट है, और ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट का डायामीटर है 120 mm, इज वेल्डेड टू ए रिजिड प्लेट। ठीक, यहां पर एक प्लेट भी है, उसको कलर हम चेंज कर लेते हैं। इट्स वेल्डेड टू ए रिजिड प्लेट, ऐसी एक प्लेट है और इस पर ये कनेक्टेड है इसमें बाय फिलेट वेल्ड। तो यहां पर आसपास इस प्रकार से इसमें फिलेट वेल्ड किया गया। अब फिलेट वेल्ड किया गया है, फिलेट वेल्ड की साइज है 6 mm। आगे बोल रहा है फॉर टॉर्क ऑफ 8 किलो न्यूटन मीटर, मतलब यहां पर हमने एक टॉर्क लगा रखा है ऑफ 8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द वेल्ड, आपको नियरेस्ट वैल्यू बतानी है स्ट्रेस की। देखो जब ऐसा होगा यहां पर, तो ये तो आपका जो वेल्ड है इसको एक हम सर्क्यूलर एलिमेंट की तरह डिजाइन करेंगे, और इसमें ये क्या हो गया? इसका रेडियस, और ये क्या हो गया? इसमें थ्रॉट थिकनेस बराबर के इंटू एस, और के है 0.7 इंटू साइज हो गया 6। ठीक, अब इसमें जो शियर स्ट्रेस आता है टॉर्शन वाला, उसका फॉर्मूला होता है टी अपॉन आई पी इंटू आर, और जो रिंग होता है, डिस्क होता है, इसका आईपी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखें, ये होता है 2 पाई आर क्यूब टी। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आईपी डायरेक्ट आप ध्यान रखो 2 पाई आर क्यूब टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क कितना है? 8 मेगा पास्कल में आंसर चाहिए तो 10 टू दी पावर 6 कर दिया, न्यूटन और एमएम में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गया रेडियस कैपिटल आर मान लिया हमने, और आईपी हो गया 2 पाई आर क्यूब टी। इस आर से ये कैंसल, यहां स्क्वायर बचेगा, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर। आर रेडियस कितना होगा? डायामीटर है 120 mm, तो रेडियस होगा 60 mm। तो यहां पे आ जाएगा 60 का स्क्वायर, और इंटू ये आ जाएगा थ्रॉट थिकनेस, मतलब 0.7 इंटू 6 मतलब 4.2। सो 8 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 4.2, यह गया 84.20। ये जो आ रहा है ये आ रहा है 84.20 मेगा पास्कल। तो 84.20 मतलब लगभग 84, नियरेस्ट आंसर बताना है 84 हम बोल सकते हैं, इतना स्ट्रेस लगभग आएगा। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, जिसमें जैसे मान लो बोल देते हैं कि वेल्डेड प्लेट है और इस प्लेट से एक शाफ्ट हमने ऐसे कनेक्ट कर रखी है,
और ऐसा बोल देते हैं कि यहां पर हमने वेल्ड कर रखा है इसके पेरीफेरी पर, और यहां पर ऐसा एक लोड लग रहा है P किलो न्यूटन का। तो आपसे बोलते हैं ये जो वेल्ड है इसमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना आएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बताओ। तो देखो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है P अपॉन एरिया ऑफ वेल्ड, और वेल्ड को जब हम स्टडी करेंगे तो सर्कुलर डिस्क या ट्यूब की तरह मानेंगे कि रिंग की तरह, जिसका रेडियस है R और थिकनेस है T। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे सर्कुलर डिस्क का, तो इसका एरिया होता है आपको पता है पाई डी, तो इसका हो गया सरकमफ्रेंस पाई डी और इनटू थिकनेस। तो या तो P अपॉन पाई डी टी बोल सकते हैं, या P अपॉन पाई डी को हम 2 पाई आर भी बोल सकते हैं, तो 2 पाई आर टी। मतलब अगर ऐसा कोई लोड दे और डायरेक्ट स्ट्रेस पूछे तो लोड अपॉन एरिया ऑफ ट्यूब, और अगर शियर स्ट्रेस टॉर्शन दे रखा है और शियर स्ट्रेस निकालना है टॉर्शन वाला, तो T अपॉन आईपी इंटू आर, और आईपी होगा 2 पाई आर क्यूब टी, तो आप सीधे 2 पाई आर स्क्वायर टी का डिवाइड करो। मतलब यहां पर आपको डिवाइड करना है, डायरेक्ट पूछो तो 2 पाई आर टी का, और शियर पूछे टॉर्शन वाला तो 2 पाई आर स्क्वायर टी का डिवाइड करना है बस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट, बोल्ट का डायमीटर है 20 mm, दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल रो ऑन ए 140 mm वाइड फ्लैट स्ट्रिप एज वन ऑफ द स्ट्रक्चर एनिमल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो धीरे धीरे। हमें वाइड फ्लैट स्ट्रिप है और उसकी जो हमें विड्थ है, चौड़ाई है, वो दे रखी है 140 mm, और हो सकता है कि ये जो फ्लैट स्ट्रिप है ये किसी हम गसेट प्लेट से इसे कनेक्ट कर रहे हो। अब इसने बोला है कि 20 mm डायामीटर बोल्ट के हम कितने बोल्ट ऐसे यहां पे लगा सकते हैं। तो आपका अगर बोल्ट का डायामीटर 20 mm है तो होल का डायामीटर कितना होगा, 20 प्लस 2 मतलब 22 mm। अब ऐसे में कितने लगा सकते हैं अगर आप ये सोच रहे हो, तो वो तो कितने भी लगा सकते हैं, फिर कनेक्शन लेंथ बढ़ाते जाना। क्वेश्चन ये नहीं होगा, आप लॉजिकली सोचना, क्वेश्चन ये होगा आप ऐसे में कितने लगा सकते हो। अब देखो हमें नहीं पता हम कितने लगा सकते हैं, हम तो रेंडमली, चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम 3 लगा सकते हैं, ऐसे कुछ भी रेंडम, 2 ले लो, 1 ले लो, 5 ले लो, जो आपकी इच्छा हो। आप इसमें देखो मान लो अगर हम 3 ले लेते हैं तो पहले तो मिनिमम एज कितना होता है, मिनिमम एज की वैल्यू होती है 1.5 इंटू होल्ड आया, और 1.5 इंटू 22 ये लगभग आएगा 33 mm के आसपास। वहीं पर आप मिनिमम पिच देखो, मिनिमम पिच की वैल्यू होती है 2.5 इंटू नॉमिनल डाया, और ये हो गया 2.5 इंटू 20, तो ये हमारे पास कितना आ गया 50 mm। मतलब यहां से हम देखें तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई 50, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई 50, ठीक है, हमने 3 मान लिए थे, ये 50 हो गया। अब 140 में से 7 में अगर हम एक बार ये देख लेते हैं 1.5 इंटू 22 कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। अगर हम यहां पर इसको भी 33 मान लें और ये भी हम 33 मान लें तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 66, मतलब 166 हो रहा है। अगर हमने 3 लगा दिए तो ये 166 तो कम से कम देना पड़ेगा, इतना मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। पर क्या इतनी विड्थ अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। मतलब क्या 3 को एक सीध में लगाना पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब फिर हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन 2। हम मैक्सिमम 2 ही रिवेट यहां लगा सकते हैं, 2 बोल्ट लगाएंगे तब जरूर पॉसिबल है कि उसको हम अकोमोडेट कर पाए। नेक्स्ट है व्हाट इज द नियरेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 6 mm फिलेट वेल्ड। वेल्ड की साइज 6 mm, आगे वेल्ड की लंबाई भी दे दिया, बहुत बढ़िया 100 mm। बिटवीन 2 प्लेट्स ईच 10 mm थिकनेस, थिकनेस है प्लेट की जिनको जोड़ रहे हैं वो 10 mm है। द अलाउबल शियर स्ट्रेस ऑन दी वेल्ड इज 100 मेगापास्कल, अलाउबल शियर है 100। देखो स्टील के क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, इतनी सारी चीजें होती, इतना सारा कनेक्शन होते हैं, इमेजिन करना पड़ता है क्वेश्चन को ध्यान से। एक बार पढ़ने से, गो थ्रू करने से समझ नहीं आता है, और वो सबके साथ प्रॉब्लम होती है।
सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लो। अब पूछ क्या रहा है पहले वो देखो, नियरेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। तो आपको बस जो पूछा है आप फिर उस पर फोकस करो। वेल्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? वेल्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है इफेक्टिव लेंथ इंटू के इंटू एस इंटू अलाउबल स्ट्रेस, बस यही है। इफेक्टिव लेंथ दे रखा है 100, क्या दिया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या पूछा है। हो सकता है 3-4 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे दे जिनकी जरूरत ही ना हो। के होता है 0.7, साइज होता है 6 mm और अलाउबल होता है 100। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये 110 हमें दे रखा है, ठीक है, नॉट 100, सो दिस इज 110, दिस इज 110। यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 4.2, 2 इंटू 110, 462, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 46.2 किलो न्यूटन। ये स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड हो गया, तो सही ऑप्शन है सी 46 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लॉक शियर फेलर of a bolted joint in tension member occur because use of high shear strain bolt and use of plate with high bearing strain। देखिए ब्लॉक शियर फेलर में क्या होता है कि ऐसा स्पेशल फेलर है जो चाहे प्लेट सेक्शन हो या सपोज मान लीजिए कोई एंगल सेक्शन हो, सब केस में हो सकता है। कंडीशन है टेंशन मेंबर होना चाहिए, मतलब टेंसाइल लोड होना चाहिए। दूसरा, इसमें चेन अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब स्टेगर डायमंड अगर हुआ तो ये नहीं होगा, एंगल में भी हो सकता है, वेल्ड में भी हो सकता है। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें एक क्रैक आता है लोड के पैरेलल और एक क्रैक आता है लोड के परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया 1-2 और ये हो गया आपका 3। तो यहां पे 1-2 जो है वो क्रैक है लोड के पैरेलल, मतलब वो हो गया शियर क्रैक, ठीक। और साथ में जो 2-3 हो गया वो हो गया टेंसाइल क्रैक, जो हो गया लोड के परपेंडिकुलर, 1-2 एंड 2-3। तो ये हमारे पास यहां पे क्रैक का प्रोपोगेशन रहेगा, ये इसकी पहचान है। और दोनों जो क्रैक आते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे रहते हैं, ऑर्थोगोनल पे। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि आपका जो रिवेट है इनकी या बोल्ट की जो शियरिंग स्ट्रेंथ है वो भी बहुत हाई हो, मतलब बोल्ट इजीली ब्रेक नहीं हो रहे। साथ में जो प्लेट है इसकी भी जो बियरिंग स्ट्रेंथ हो, प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ ये भी काफी ज्यादा हो, दोनों ज्यादा हो, मतलब कि प्लेट की बियरिंग ज्यादा हो, सही बात है, और बोल्ट की भी शियरिंग ज्यादा हो। तब ऐसे केस में क्या होता है, जो कनेक्शन की लेंथ हमें लगती है, प्लेट भी स्ट्रॉन्गर और बोल्ट भी स्ट्रॉन्गर, तो ये जो लेंथ लगती है ये काफी हमें स्मॉल लगती है। और जब लेंथ बहुत छोटी लगती है तब जाके ब्लॉक शियर फेलर देखने को मिलता है, मतलब इतना जो ब्लॉक है यहीं पे रह जाएगा और उतना पूरा पोर्शन अलग निकल जाएगा। ये तभी होता है जब रिवेट बोल्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो और प्लेट की स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो, तो कनेक्शन की लंबाई कम हो जाती है, और कम कनेक्शन की लंबाई होती है तो सीधे ब्लॉक टूटता है। कनेक्शन लंबा हो तो ब्लॉक शियर फेलर नहीं होगा, बट कनेक्शन छोटा हो तो ब्लॉक शियर फेलर बहुत इजीली होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगल एंगल टाई ऑफ वेल्डेड स्टील ट्रस इन ए इंडस्ट्रियल शेड इज रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन फॉर एन एक्सियल टेंशन ऑफ 50 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना लोड आ रहा है, कितना? 50 किलो न्यूटन। इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज 150 मेगापास्कल, मतलब अलाउबल टेंसाइल जो है वो 150 मेगापास्कल है, देन दी सुटेबल सेक्शन सेटिस्फाइंग IS कोड 800 विल बी। कौन सा सुटेबल सेक्शन होगा? देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिजाइनिंग टाइप क्वेश्चन है, तो टेंशन मेंबर के अंदर फॉर्मूला होता है नेट एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है जितना भी लोड है अपॉन 0.6 FY। तो ये हो गया 50 किलो न्यूटन, 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 150। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 333 के आसपास आएगा, 333.33 mm स्क्वायर, मतलब इतना नेट एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, है ना, ये से 1000/3 मतलब उतना ही आएगा 333, क्योंकि ये इससे कट गया, ये हो गया 3 टाइम्स 1000/3, इतना ही होगा। अब क्या होता है, जो ग्रॉस एरिया हम प्रोवाइड करते हैं, ग्रॉस एरिया,
तो आईएस कोड का नियम है कि जो ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड है वो कैसे निकालेंगे, नेट एरिया रिक्वायर्ड में लगभग हमें 40 to 50% एक्स्ट्रा लेना है। मान लो मैं 40% एक्स्ट्रा ले लेता हूं तो यह आ जाएगा 333.33 इंटू 1.4, दिस इज 466, नियर अबाउट हम मान लेते हैं 465, 465। इतना कोई सेक्शन का एरिया जिसका होगा वो हमारा सुटेबल सेक्शन होगा। अब हमें नहीं पता है कौन सा है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे स्मॉल वाले से स्टार्ट करते हैं, पहले इस वाले से ट्राई करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल पे ही हो सकता है। डी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। वो बोल रहा है आईए से, ऑप्शन क्या है, आईए से 45/30/5। अब इस केस में अगर हम निकालें ग्रॉस एरिया कितना होगा तो वो होता है A1 + A2, है ना। नेट एरिया के आता है, इसमें ग्रॉस में के नहीं आएगा, अभी हम ग्रॉस देख रहे हैं। तो ये हो गया 45 - 5/2 + 30 - 5/2 और इनटू में दोनों में क्या आ जाएगा t, L1 - t/2 इंटू टी प्लस L2 - t/2 इंटू टी। मैंने t कॉमन ले लिया है। t ये 5 mm, 42.5 + 20 27.5 इंटू में 5, तो ये आ रहा है 350। मतलब इतना ग्रॉस एरिया कितना आ रहा है 350। हमें ग्रॉस एरिया कितना चाहिए 465, जो कि ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये सेक्शन सही नहीं है। अब इससे अगला वाला ट्राई करते हैं, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या है, 50/30/4 है। एक काम करते हैं, इसको ट्राई करें। मान लो ये निकला, हम एक काम करते हैं इसके सेकंड नंबर वाला ट्राई कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा है। अगर इसका बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ही ज्यादा, तो फिर हम इस वाले को टिक कर सकते हैं आंसर, तो उससे टाइम बच जाएगा हमारा। तो हम यहां पे ट्राई करते हैं हमारा बी वाला ऑप्शन, जो है 60, आइए से 60/40/5, 60/40/5। अब इसको ट्राई करना है, तो इसका जो ग्रॉस एरिया का फॉर्मूला है वो होगा L1 - t/2 प्लस L2 - t/2 इंटू टी। तो यहां पर अगर हम देखें तो L1 कितना है 60 माइनस 2.5, 5 का आधा, प्लस 40 माइनस 2.5 और इनटू में 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 में से 2.5 माइनस करें तो ये हो जाएगा 57.5 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 37.5 और इनटू में आ जाएगा 5, ये आ रहा है 475 के आसपास। मतलब बस हमें कितना चाहिए, हमें जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए कम से कम 465 mm²। और आप देखो ये वाला है उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अब जब इसका ही इतना है तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले ऑप्शन का तो इसका कुछ 400 के आसपास ही होगा। मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये गलत हो गया और ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से ही कर सकते हैं। अगला, द स्लेंडरनेस रेशियो इन टेंशन मेंबर इज पर BIS कोड व्हेन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड सिस्मिक। लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू हमारे पास है, अगर डेड लोड लाइव लोड कंडीशन है तो 180 होती है, अगर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कंडीशन है तो 350 होती है। साथ में अगर प्योर टेंशन मेंबर है तो उसमें होती है 400। अब इन्होंने क्या बोला है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड सिस्मिक। बच्चे गलती कर सकते हैं, विंड सिस्मिक पढ़ा जल्दबाजी में और 350 लगा दिया, ऑप्शन में है पर गलत हो गया, नंबर नहीं मिले। उसने बोला है अदर देन पढ़ना है, अदर देन इसके अलावा क्या है, फिर ये वाला, और इसका आंसर है 180। मतलब बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट इन टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm। हमने पढ़ा है जो मैक्सिमम पिच की दूरी होती है, कुछ नहीं दिया तो हम एक्सपोज टू क्या मानेंगे, एटमॉस्फेयर। तो इसमें होता है 16 T मिनिमम और 200 mm विच एवर इज लेस। किस केस में, इन टेंशन मेंबर, विच एवर इज लेस। ये दे रखा है 10, तो ये हो गया 160। अब 160 mm और 200 mm दोनों में से लेस कौन है, 160 mm। सो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, 160, बी ऑप्शन। कंप्रेशन मेंबर होता तो 12 T मिनिमम 200, तो 120 आंसर होता। और अगर बोला होता एक्सपोज टू नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर तो 32 T मिनिमम 300,
तो फिर वहां पे 320 और 300 में छोटा 300 विल बी द आंसर. Consider the following statement. Lug angles are used to increase the length of the connection. गलत बात. लग एंगल यूज करते हैं कनेक्शन लेंथ को कम करने के लिए, गसेट की कॉस्ट को बचाने के लिए. डिक्रीज द लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन, हाँ ये सही ऑप्शन है. इंक्रीज द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन ऑफ चैनल सेक्शन, चैनल की कनेक्शन की लेंथ नहीं, चाहे चैनल में हो चाहे एंगल में हो, दोनों में यूज करते हैं. एंगल सेक्शन में, एंगल सेक्शन के केस में हम लग एंगल एक ही साइड लगाते हैं इस प्रकार से, बट चैनल सेक्शन के केस में हम लग एंगल दोनों साइड लगाते हैं. तो लग एंगल चाहे चैनल में हो चाहे एंगल सेक्शन में हो, दोनों में ही कनेक्शन की लेंथ को वो कम करने के लिए यूज में आते हैं, दोनों ही केस में. तो इसलिए सी भी गलत है, सही है डिक्रीज द लेंथ ऑफ द एंड कनेक्शन ऑफ चैनल, मतलब सही है 2 and 4, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर. इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब कनेक्शन आपका लग एंगल का मेन के साथ होगा, मेन एंगल के साथ, तो इसमें यह डिजाइन होता है 40% एक्स्ट्रा फोर्स इन आउटस्टैंडिंग, और वहीं पर लग एंगल और उसका कनेक्शन डिजाइन होता है 20% एक्स्ट्रा फोर्स इन आउटस्टैंडिंग. वहीं पर अगर चैनल एंगल लग एंगल के साथ जुड़े हैं तो लग एंगल का कनेक्शन मेन के साथ डिजाइन होता है 20% एक्स्ट्रा फोर्स इन आउटस्टैंडिंग, और वहीं पर लग एंगल और उसका कनेक्शन डिजाइन होता है 10% एक्स्ट्रा फोर्स इन आउटस्टैंडिंग. ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखें. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है. लग एंगल्स आर नेसेसरीली अनइक्वल एंगल, हमेशा ही अनइक्वल होंगे ऐसा बोल तो नहीं सकते, बट मे भी हो सकता है, क्योंकि लग एंगल में हम कोशिश करते हैं कि जो कनेक्टिंग लेग है, जो जुड़ रहा है, वो हिस्सा थोड़ा कम हो और जो ये वाला हो ये ज्यादा हो, तो जनरली अनइक्वल होते हैं. आर ऑलवेज इक्वल एंगल, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम कि हर बार इक्वल होंगे, हो भी सकता है, मे बी, हमें क्लियर नहीं है. इंक्रीज द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का शियर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं बोल सकते. अगला ऑप्शन पढ़ते हैं. रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट, अब देखो लग एंगल का सबसे मेन यूज क्या है, कनेक्शन की लेंथ को कम करना, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है, एक ही सही हो सकता है, इसलिए डी करेक्ट है. इसमें ये होता है कि लग एंगल्स, अब यहां पर मान लो ये होता है इंक्रीज द लेंथ ऑफ द जॉइंट, तो फिर ये गलत हो जाता, तो फिर हमें इन तीन में से कुछ सिलेक्ट करना होता, पर रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट. An equal angle of area A has been attached to the support by means of a lug angle. सपोर्ट पर मतलब हमारे पास एक गसेट प्लेट है, और गसेट प्लेट पर हमने एक मेन एंगल कनेक्ट कर रखा है ऐसा, और इसको कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, हमने लग एंगल का यूज किया हुआ है. आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वल एरिया का एंगल सेक्शन है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग लेग है वो a/2 मान लो, और जो कनेक्टिंग लेग है उसको भी a/2 मान लो मेन एंगल का, क्योंकि इसका टोटल एरिया पूरे एंगल का इन्होंने a दे रखा है, तो हम मान सकते हैं कनेक्टिंग जो है वो a/2 मान लो, आउटस्टैंडिंग थोड़ा सा कम होगा, कनेक्टिंग में होल भी आएगा. अगला है अलाउबल स्ट्रेस जो है यहां पर टेंशन में, वो है F मान लेते हैं. व्हाट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर, देखो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, लोड कैपेसिटी टेंशन मेंबर की, उसका फॉर्मूला होता है नेट एरिया मिनिमम, और इनटू में यहां पे आता है अलाउबल स्ट्रेस. मिनिमम नेट एरिया का फॉर्मूला होता है A1 प्लस KA2, मतलब कनेक्टिंग लेग प्लस आउटस्टैंडिंग लेग इनटू F. अब यहां पर जो K है, क्योंकि लग एंगल लगा है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट, तो K बन जाएगा 1, क्योंकि लग एंगल जब लगाते हैं तो शियर लेग इफेक्ट कम होता है और शियर लेग फैक्टर बढ़ता है, शियर लेग फैक्टर 1 हो जाता है. शियर लेग इफेक्ट कम होता है, शियर लेग फैक्टर बढ़ता है. अब कनेक्टिंग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L1 माइनस T/2 माइनस D डैश इंटू T, और A2 जो आउटस्टैंडिंग है उसका फॉर्मूला होगा L2 माइनस T/2 इंटू T. मतलब कनेक्टिंग में होल डाया भी माइनस होता है, बट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डेटा हम मान लेंगे आउटस्टैंडिंग तो a/2 होगा, कनेक्टिंग लगभग a/2 मान लेते हैं.
तो अब ये हो गया a/2 प्लस ये हो गया a/2 और इनटू में आ गया f, मतलब ये आ गया f इंटू a। दिस विल बी द लोड कैपेसिटी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, 1.0 इंटू एफ इंटू ए। चूंकि ये तो कन्फर्म है कनेक्टिंग आउटस्टैंडिंग से कम होगा, a/2 से कम होगा, बट डाया नहीं दिया है तो हम नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट, इसलिए लगभग हमें ऐसे करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू एंगल बैक टू बैक, दो एंगल लगे हैं बैक टू बैक ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, गसेट प्लेट के सेम साइड, मतलब इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमारे एंगल कनेक्टेड है। व्हाट इज द के इक्वल टू, देखो अगर आपका ऐसा कंडीशन है और ये नहीं बोला है टेक रिवेट, फिर भी आपको मानना है टेक रिवेटेड, तो ऐसे केस में के की वैल्यू होती है 5a1 के अपॉन में 5a1 प्लस a2। वहीं पर अगर ये दो एंगल नहीं, कोई एक ही पर्टिकुलर एंगल होता और सिंगल एंगल केस में आपसे के पूछते, तो उसका फॉर्मूला होता है 3a1 के अपॉन में 3a1 प्लस a2। वहीं से आपसे बोले कि अगर दो एंगल, अभी तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5a1 अपॉन 5a1 प्लस a2। आपसे बोला होता हमारे पास गसेट प्लेट है और दो एंगल सेक्शन, उसमें हमने बैक टू बैक लगाए और दोनों को हमने टेकरिवेट भी कर दिया है। अब के की वैल्यू क्या होगी, तो अब के की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जब दो एंगल बैक टू बैक लगाते हो टेकरिवेट करते हैं तो शियर लेग फैक्टर खत्म, मतलब शियर लेग इफेक्ट खत्म हो जाता है और शियर लेग फैक्टर 1 बन जाता है। नेक्स्ट इज फॉर ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्टील चैनल सेक्शन, आइडेंटिकल स्टील चैनल सेक्शन एक जैसे हैं, टेक वेल्डेड एज अ टेंशन एलिमेंट, व्हाट इज द नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर डिजाइन पर्पस। मतलब जैसे आप ये समझ लो कि हमारे पास दो चैनल सेक्शन है, ठीक है, आइडेंटिकल पेयर, पेयर मतलब ग्रुप ऑफ टू, आइडेंटिकल एक जैसे हैं, चैनल सेक्शन है, टेक वेल्डेड है मतलब बीच में टेक वेल्ड कर दिया होगा, टेंशन एलिमेंट है। अब दो ऑप्शन है, या तो हम दोनों चैनल को आगे पीछे लगा दें, बैक टू बैक लगाएंगे तो फिर जो चैनल सेक्शन है उनको हम कुछ वेल्ड भी करेंगे वहां पे, ठीक है, बीच में। तो अब यहां पर ये जो है, ये इस प्रकार से कुछ इसका डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें ये नहीं बोला है कि ये बैक टू बैक है कि सेम साइड है, तो एक तो ऐसा भी कुछ यहां पे कनेक्शन होगा, साथ में टेक वेल्डेड है, ये तो ज्वाइंट का डायग्राम है, और बीच में आपके जो दो वो चैनल सेक्शन होंगे पूरी लंबाई में, यहां इस प्रकार से, और पूरी लंबाई में जहां पे रहेंगे तो उस पूरी लंबाई के अंदर उनको हम टेक वेल्ड करेंगे, ये पूरी लंबाई होगी, यहां पे वेल्डिंग करेंगे टेक वेल्ड, तो वो अलग बात हो गई। अब अगर मान लो इनको हम सेम साइड ही जोड़ते दोनों चैनल को, तो ये चैनल हमारा ऐसे ही लगा हुआ है सेम साइड, तो ये ऐसे भी कनेक्टेड है और ऐसे भी कनेक्टेड है। अभी क्लियर नहीं बोल रहा है कि अपोजिट साइड है कि सेम साइड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लेंगे, नेट एरिया क्या रहेगा, व्हाट विल बी दी नेट एरिया। तो देखो इसमें जो नेट एरिया रहेगा इस केस में, वो तो होगा आपका नेट एरिया ऑफ वेब, और फ्लेंज का जो एरिया है वो तो आपका फुल एरिया होगा, क्योंकि उसमें कोई होल ही नहीं है तो ग्रॉस रहेगा वो। पर अगर आप यहां पर देखें इस कंडीशन में, तो इसमें आपका नेट एरिया फ्लेंज का भी होगा, फ्लेंज में भी होल हो रहा है, प्लस आपका नेट एरिया वेब का होगा क्योंकि वेब गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, एंड दिस विल बी दी टोटल नेट एरिया ऑफ होल चैनल सेक्शन। ऑप्शन है नेट एरिया ऑफ वेब ओनली, खाली वेब में होल होगा, गलत। नेट एरिया ऑफ फ्लेंज, गलत। नेट एरिया ऑफ वेब एंड फ्लेंज, ये सही है। वेब एरिया प्लस अ पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ फ्लेंज, ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब वेब पूरा रहेगा और कुछ पोर्शन रहेगा फ्लेंज का, नहीं। जब तक ये नहीं बोला, अगर ये बोल देता कि सिर्फ ये वाला कंडीशन है बैक टू बैक, तो फिर आंसर होता नेट एरिया ऑफ वेब प्लस फुल एरिया ऑफ फ्लेंज, बट वो ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर ऐसे केस में हमें यही ऑप्शन लगाना पड़ेगा। एक बोल रहा है खाली वेब का एरिया लेंगे, एक बोल रहा है खाली फ्लेंज, गलत है।
ये केस में भी नेट लेंगे वेब का प्लस फ्लेंज का पूरा ग्रॉस लेंगे, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हमें ये वाला जो इसका है ये टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एन इक्वल एंगल ऑफ एरिया ए हैज बीन वेल्डेड ऑन वन साइड ऑफ ए गसेट प्लेट। हमारे पास एक गसेट प्लेट है और उसमें हमने सिंगल एंगल सेक्शन कनेक्ट किया है और वेल्ड किया है, इज वेल्डेड ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। ठीक है, पूरा टोटल एरिया ए है एंगल का, तो जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग लेग है उसका एरिया a/2 हो जाएगा, और इस बार कनेक्टिंग में भी होल नहीं है तो कनेक्टिंग का एरिया भी क्या होगा a/2, क्योंकि वेल्डिंग किया है, रिवेट बोल तो लगा ही नहीं है। व्हाट इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंगल सेक्शन? देखो इफेक्टिव एरिया का मतलब होता है नेट एरिया, और नेट एरिया का फॉर्मूला होता है a1 + ka2। अब k की वैल्यू निकाले तो सिंगल एंगल में वैल्यू होती है 3a1 के अपॉन में 3a1 + a2। यहां पर a1 कितना है a/2 और ये कितना है 3a/2 + a/2, तो ये आ गया 3a/2 + 4a/2, तो ये आ गया हमारे पास 3/4 मतलब 0.75। अब ये 0.75 हो गया, मतलब ये कितना हो गया a/2 + 0.75 इंटू a/2। यहां से अगर a कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, a/2 कॉमन ले लें तो 1.75/2, 1.75 डिवाइड बाय 2 0.875, तो ये आ रहा है 0.875 इंटू a, क्योंकि a बाहर ले लेंगे या a/2 बाहर ले लें तो अंदर बचेगा 1 + 0.75 मतलब 1.75 का आधा, मतलब 0.875 इंटू a। सो C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा सेशन स्टील स्ट्रक्चर का थर्ड सेशन, जिसके अंदर हमने डिजाइन ऑफ कनेक्शंस पर क्वेश्चंस यहां पर फोकस किए हैं। अगले सेशन में मैं और भी आगे वाले टॉपिक जैसे टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, उन पर आपके साथ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।